हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। करंट अफेयर्स की इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है सितंबर 4, 2020। हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ की निरंतर तैयारी करते हैं तो यहाँ पर हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो पब्लिश करते हैं। सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन का आइकन होगा, उसे आप प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन पर डे वीडियो शेयर करने पर मेरा अनुमान है कि अगर महीने में 300 क्वेश्चंस भी आप पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से, आप पर डे 10 से 20 क्वेश्चंस रिवीजन करते हैं करंट के, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। विशेषकर स्टेट पीसीएस, स्टेट लेवल कोई एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं, घुमाकर पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनका पैटर्न यही रहेगा, डेटा फॉर्मेट यही रहेगा। तो चीज़ों को एक बार आप पूरा वीडियो को अच्छे से देख लें और आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है तो नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? ये दिया है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश में राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी। अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिए हैं। सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने का आदेश दे दिए गए। कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बॉर्डर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों का टेंडर भी रद्द किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिला को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? वो देश कौन सा है जिसकी शीर्ष अदालत ने हिंदू की विधवा महिलाओं को कृषि, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड देने की घोषणा की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, अफगानिस्तान। बांग्लादेश ने यह घोषणा की है। इसका सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन बी। बांग्लादेश के एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि के हकदार हैं। अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिद्रानाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया है। क्वेश्चन में आप ये नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। ज्योतिद्रानाथ मंडल की रिवीजन पिटीशन पर यह फैसला दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है ए, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। असीम बाजवा जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से रिज़ाइन दे दिया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम वाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। असीम वाजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया है। हालांकि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। असीम वाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? AK-203 ऑप्शन डी। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है। अब यह राइफल को भारत और बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम असाल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिति ने दौरान बनी AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? देखिए, बहुत ही प्रचलित गेम है रमी और पोकर। आप इनके एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे। अब तो टीवी पर भी ऐड आने लगे हैं रमी और पोकर के। तो हालांकि मैं तो नहीं खेलता हूँ और बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं भी है, लेकिन पबजी तो नहीं कह सकते, लेकिन पबजी की जितना ही प्रचलित है ये भी, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजक को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक जेल की जाएगी। सूचना मंत्री परिणी वेंकटरमैया ने कहा है कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की सज़ा होगी। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे अब, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखा जाएगा कि रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में चर्चित है विनोद कुमार यादव। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन जो हैं विनोद कुमार यादव को CEO मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब CEO का पद सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं CEO का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। रेलवे में बड़े पैमाने में शुरू किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया। CEO का पद निकाला गया और CEO के पद पर विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किस किस देश के बीच किया गया? भारत और रूस के बीच। यह युद्ध अभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों के लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। इसे इंद्र युद्ध अभ्यास नाम दिया गया है। इंद्र युद्ध अभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। इसमें तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी है? भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ रूस ने हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कि नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी है। रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने पाकिस्तान को किसी भी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा के चलने वाली सबमरीन शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में
रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जानकारी भी दी। दोनों पक्षों ने AK-203 राइफल के उत्पादन के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम की भारत में स्थापना पर अंतिम चरण की चर्चा पर का भी स्वागत किया है। अगले प्रश्न की तरफ, किस देश की सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? एक अलग ही तरह का क्वेश्चन है ये, तो याद करने में आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये इंडिया में ही हो सकता है। किस देश की सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? भारत ने लगाया है। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे कैलेंडर, डायरी, त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। फोर्सफुली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सफल है ये चीज़ प्रैक्टिकली जब आएगी तब आप देखेंगे। हम कुछ ज़्यादा ही डिजिटल हो सकते हैं। अच्छा है, ये भारत सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया डिजिटल इंडिया के लिए। चलिए, इस क्वेश्चन के रिवीजन करने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके नोट डाउन करने के लिए है, तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें और वहाँ पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं दूसरी वीडियो से। मैं आपसे यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश राज्य सेवा के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश विशेष के 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम सीरीज़ निकाल रहे हैं। उस सीरीज़ के पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन, यानी कि 4 वीडियो निकालेंगे 50-50 क्वेश्चंस के। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निश्चित रूप से जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, उन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो जल्द ही आज या कल में पब्लिश हो जाएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपना सपोर्ट करिए। और थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।